नीचे से शुरू कर रहा हूँ। एक प्रोग्राम अपने वीरेश जी आपको याद हो तो हमने सीड सोवरेनिटी पे किया था। संप्रभुता यानी बीज के ऊपर संप्रभुता किसकी हो, जैसे देश के ऊपर अपन कहते हैं ना कि संप्रभु देश है, तो उसके अंदर हम मानते हैं कि भाई सोवरेनिटी किसकी हो। उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हमारा ये सेशन उसके इर्द गिर्द दूरी वो रहेगी कि सोवरेनिटी किसान हो और किसान के इर्द गिर्द ये सारा कुछ ढांचा खड़ा रहे। जैसे भारत की सोवरेनिटी कहते हैं तो उसका कुछ मायना है कि हम उसमें अपने निर्णय लेते हैं, हमारा अपना सिस्टम है, अपने तरीके से करते हैं। तो मैं ये भीम सिंह जी दया साहब भी जुड़ गए, तो हम सीड सोवरेनिटी के इर्द गिर्द बात करेंगे। ये जो सीड टेक्नोलॉजी आई है तो हमें उस हिसाब से कितनी सोवरेनिटी मिली, संप्रभुता मिली, देश के अंदर जैसे आजादी मिली, सोवरेनिटी मिली। तो मैं ये नीचे वाले टॉपिक से स्टार्ट कर, सीड सोवरेनिटी का अंदर है कि आधिपत्य कंपनियों का हो गया, लेकिन सोवरेनिटी किसकी होनी चाहिए उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो अब मैं शुरुआत में ये थीम बता दूं, फिर मैं दया साहब को ले लूंगा, हमारे वे एक्सपर्ट हैं। सीड टेक्नोलॉजी एक्चुअली आई तो मैं इस पे ऊपर कोई ज्यादा एग्रीकल्चर ज्ञान पे ज्यादा काम नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी आई, ये जो स्टेक होल्डर है उसमें मुख्य है वो फार्मर है। तो फार्मर को उसमें कितना कुछ हुआ, जैसे उत्पादन के इंग्रेडिएंट उत्पादन होता है कि सुन रहा था, पॉड्राफिकेशन है, टेस्टिंग है, स्टोरेज है, मार्केटिंग है, और बीज की जीव विज्ञान है, इसका कीट विज्ञान है, विकृति विज्ञान है। इस तरीके से ये किताबी ज्ञान या गूगल ज्ञान मेरे पास जैसे लोगों के पास में है वो है। अब हम ये सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आई, देश के पैसे खर्च हुए, बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिक हुए, इन लोगों ने बहुत कुछ किया, देश को खेती में आत्मनिर्भर भी करने की बात सोची, सारी कुछ बात हुई, लेकिन किसान उसके अंदर नजर नहीं आया। इस संप्रभुता के अंदर, इस सोवरेनिटी के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस टेक्नोलॉजी का मायना यह है कि भाई टेक्नोलॉजी हुई तो उसका यूज, उसका नफा कौन ले गया। कॉलेजें हमने खोली, हमारे वैज्ञानिक हमने तैयार किए, हमारा सारा ढांचा था, ये सारा कुछ था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जो उत्पादन हुआ तो वहां पे किसान था। उत्पादन के बाद में प्रोसेसिंग हुआ, किसान आउट हो गया। सर्टिफिकेशन हुआ, किसान यूनिवर्सिटियों को भी छीन लिया, प्राइवेट वाले ले गए। फिर टेस्टिंग के अंदर, स्टोरेज के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, तो ये बिल भी आ गया, कानून भी आ गया। इससे कुछ इस तरीके की व्यवस्था खड़ी हो गई कि हम इस संप्रभुता से बाहर निकल गए। तो हम ज्यादा सुनना चाहेंगे, हमारे दैया साहब जुड़ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको रन करें। आज मैक्सिमम एक दो साथी और आपके जुड़े हुए हैं जो वैज्ञानिक हैं, वो भी इनपुट देंगे, और हम सिर्फ सुनेंगे आज के सेशन को कि इस सीड टेक्नोलॉजी का मजा या इसका फायदा हमारे जो स्टेक होल्डर था, मेन जिसने उत्पादन किया, उस आदमी को कितना मिला, इस बात पे हम जाना चाहेंगे। तो ओवर टू दया साहब, आप रखिए। दया जी का मैं बता दूं कि आपका बहुत एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल लेवल पे आपने बहुत काम किया है, और उसी के अंदर आपकी एक धाक रही है। तो दया साहब।
शेर सिंह जी का माइक बंद करवा दो जरा, ये चल रहा है। शेर सिंह जी, आप माइक बंद कर, बाकी सारे माइक बंद कर दीजिए आप। हाँ बंद करूं। हेलो, हाँ बंद कर दीजिए। दया साहब आप अपना माइक खोल के बात रखिए सर। हाँ आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है आवाज। अच्छा, पहले तो मेरी आप सब भाइयों को राम राम। और दूसरा ये है कि भाई सीड इज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि भाई सीड टेक्नोलॉजी का फायदा कौन लेगा, वो लेंगे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन जब से हुई है, साइंटिस्ट को, फार्मर को या यूनिवर्सिटीज को इसका कुछ नहीं मिला। हम तो ये यहाँ तक कहा करते हैं कि भाई सीड किसका है? किसान का है। किसान किसका है? और किसानों का है। देखिए, अब ये जब से सीड एक्ट बना है, प्राइवेट सीड कंपनियां आई हैं, इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी इनके हक में है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं या गवर्नमेंट फार्म्स हैं, वो जितना रिक्वायर्ड सीड है उस क्वांटिटी का, क्वालिटी का नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन है। जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, बहुत ही जबरदस्त घपला है। तो साहब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक दो उदाहरण दूंगा आपको। अब जो सवाल आपने कहा ना कि भाई किसानों को क्या मिला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सीड इज ऑफ द फार्मर, बाय द फार्मर एंड फॉर द फार्मर। लेकिन कब्जा इस पर वो कर बैठे। वो क्यों कर बैठे? क्योंकि हमारी पॉलिसी रही है। अब अगला सवाल आता है, जो रिसर्च हुई है सीड के लिए, मैं अभी आपके यहाँ ज्वाइन करने से पहले राव बहादुर रामधन सिंह पर एक आर्टिकल लिख रहा था। आज से तकरीबन 125 साल पहले उन्होंने बीज का महत्व बताया था किसानों को और गवर्नमेंट को। बीज का महत्व, भाई वैरायटी तो निकाल दी वैज्ञानिक ने, पर उसका अच्छी क्वालिटी का बीज किसान को नहीं मिलेगा तो उसको फायदा क्या है रिसर्च का? तो उस बीज का देने के लिए एक सीड चेन बनी, सिस्टम डेवलप हुआ कि भाई यूनिवर्सिटी ब्रीडर सीड बनाएगी, फाउंडेशन सीड बनाएगी, फाउंडेशन सीड आगे जो कंपनियां हैं या दूसरे फार्म जो उनको देंगे वो सर्टिफाइड सीड बनाएंगे, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन सर्टिफाई करेंगी, क्वालिटी कंट्रोल होगा, लैब में टेस्टिंग होगी, जर्मिनेशन है, भाई उसका विगर है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इंसेक्ट तो उसमें नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, कैसे करना है, वो सारी टेक्नोलॉजी होगी। बट इस टेक्नोलॉजी का, जैसे आपने कहा, सर थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा आपका, थोड़ा फोन टिल्ट करके रखें सर। अब आएगा? हाँ बस, हाँ अब आ रहा सर। हाँ बोलिए सर। ठीक है, थोड़ा सही जमा दीजिए बच्चे को केक। हाँ, तो जो ये आपका सवाल था ना वो बिल्कुल पर्टिनेंट है। अब सवाल ये आ रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे सरसों का बीज है, सरसों में एक फार्मर को अगर 1 किलो कितना चाहिए, 1 किलो। हम कहते हैं यार तू क्यों सीड कंपनी के पीछे फिरता है, खेत के बीज से बढ़िया पौधे छांट के अपना 2-4 किलो बीज काट के धर ले, कोई ना धरता वो। इसके लिए फार्मर भी जिम्मेवार हैं, तो साहब अकेले ये प्राइवेट कंपनियां नहीं है। अभी हम ये भी कहते हैं कि भी फार्मर सीड एसोसिएशन हमने बनाई, हरियाणा बनाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा सीड प्रोड्यूसर प्राइवेट कंपनी गंगानगर में थी। हमने इनको ट्रेनिंग दी, सब कुछ इनको सिखाया, बताया, सीड प्रोड्यूस करवा, फार्मर्स के ग्रुप बनाए हमने, फार्मर सीड एसोसिएशन बनाई। लेकिन तो साहब मेरे को बड़ा अफसोस होता है कहते हुए कि किसान कौम की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब जाति की बात नहीं कर रहा, किसान कौम की बात कर रहा हूँ। भाई इसके दिमाग को तो भगवान भी नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? आप इसको कितना समझा लो, समझता ही नहीं भाई। मैं आपको बीज का ही मैं तो बता रहा हूँ। मैंने एक लोकल वैरायटी गेहूं की उसका सिलेक्शन किया, 5-5.5 फुट बढ़ती है वो, गिरती नहीं बिल्कुल भी, कम पानी कम खाद की जरूरत है। मैंने अपने गांव में दी 5-7 किसानों को, उसमें आयरन और जिंक C306 से ज्यादा है। मैंने कहा भाई इसका बीज रखना तुम, और अपना ही अपना राइट कर लो इस बीज पे, मैं बिकवाऊंगा, सब कुछ मैं करवाऊंगा, तुम्हारे नाम ही इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। वो नहीं करवा पाए। अब इनका मैं कई बार तो ऐसा मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं यार किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानों के बीच रहता हूँ, पर फिर भी तुम मेरी मान तो लो, मेरे को बता दो ये प्रॉब्लम है, हल हम करवाओगे। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, अगर आप
2-3 गांव में लड़के मिलके अपनी सीड कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, उनको A to Z ज्ञान मैं दूंगा, मैं बैठूंगा उनके साथ, बनाओ आप, मैं आपकी कंपनी शुरू करूंगा। मुझे याद है कई 1 साल पहले आपने बताया था ये कि भी 110 वैरायटी 9 वैरायटी निकाली हैं, किसान को क्या फायदा होगा। वो भाई वो वैरायटी किसानी हमने निकाली हैं, हमें तनख्वाह कहाँ से मिली है? पब्लिक से मिली है। ये मटेरियल सारा पब्लिक का है। अब ये अपना 2000 में ये बन गया, नया कानून बन गया, PVPFRA एंड फार्मर अथॉरिटी, इसको देसी भाषा में आप पेटेंट कह लो। प्राइवेट सीड कंपनियों के पास जो मटेरियल है वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं, ये मेरी है, ये हनुमाना राम की है, ये देशवाल की है, फलानी, उनके करेक्टर लेकर लिख रहे हैं। तो जब मिनिस्ट्री मीटिंग हुई, मैंने कहा भाई बात सुनो, ICR कहने लगी जी ये तो ICR की है। मैं तुम कहाँ से लाए थे भाई? ICR 1936 में बनी थी, क्या उससे पहले में ये फसलें नहीं थी? ये थी, प्राइवेट सेक्टर तो बाद में आया है, 65 के बाद में आया है। नेशनल सीड कारपोरेशन 63 में बनी थी, वो भी पब्लिक सेक्टर की थी। अरे ये सीड थे किसके? किसानों के थे। तुम उनके खेत में से लाकर आज कह रहे हो जी तो मेरी है, अपनी मोर ला दी तो बालक थारा होगा, कैसे होगा भाई? वो तो अपने माँ बाप का है। इसके माँ बाप कौन है? किसान हैं। एक अनन्या धनन्या नाम से एक सोसाइटी बनाई थी, एक लेडी, नाम भूल गया मैं उसका, काफी डायनेमिक है वो लेडी। वो कहते थे जी ये मटेरियल किसानों की है, PVPFRA जो रजिस्ट्री अथॉरिटी करती है उसमें प्राइवेट सीड इंडस्ट्री पूछे कि तुम ये कहाँ से लाए थे। 2000 से पहले तो मटेरियल जो लाए, इस एक्ट में भी बड़ी खामियां हैं। 2000 से पहले जो कंपनी कहते जी हमने 2000 से पहले कलेक्ट किया था, उस टाइम ये रूल था नहीं। अब रूल ये कहता है जी भाई 2000 के बाद जो भी सीड कंपनी सीड रजिस्टर करवाएगी वो कहाँ से लाएगी होना चाहिए, साथ में नाम नहीं करेंगे। अब मैंने तो प्राइवेट सेक्टर में काम किया 10-12 साल, तो मैंने उनके सारे लूप होल पता है। अब वो कहते हैं ये तो हमारी मटेरियल डेवलप हुई है भाई, हमने फलानी लाइन ली, फलानी ली, डकरी ली, उनको क्रॉस करके लाइन बना दी। अरे इसके माँ बाप भी तो खेत लाए हो, वो किसके हैं? वो किसान के हैं। आप घूम फिर कर चोटी के पकड़ लो जाओगे किसान के खेत में। तो चोई साहब इसकी अहमियत आज गवर्नमेंट नहीं समझ रही है, और हाल क्या हो रहा है मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूर हो रहा हूँ बताने को। अपने देश में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में बड़े बड़े अफसर कौन लगवा रहे हैं? प्राइवेट सीड कंपनियां लगवा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एजेंडा आगे चलाना है। कारगिल है, मोनसेंटो है, ये अब अपने कंट्री मदानी आ गया, ये बनेंगे बड़े बड़े सीड जांट बनेंगे, सीड जांट पूरे सीड को ये कंट्रोल करेंगे। और हमारे आप जैसे गरीब किसान बैठे बैठे देखेंगे कि भाई वहां से सीड कब लाऊंगा मैं, कब मिलेगा। और ये ऐसे रूल बनवा देंगे, क्योंकि पैसा फेंकते हैं ये ऐसे रूल बनवा देंगे कि भी किसान अपना सीड यूज ही नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ 2 उदाहरण देता हूँ। कनाडा में सरसों की ये वो नई वैरायटी है ना जो अपना गोसिपोल 00 है, उसमें वो उन्होंने निकाली। एक किसान ने वो बीज बो दिया, उसकी कंपनी में शिकायत होगी, कोर्ट में केस हो गया। अब वो किसान देखो कितना इंटेलिजेंट था, उसने कहा भाई मन तो कोने बोई, मन तो दूसरी सरसों बो रखी थी, पड़ोसी किसान ने बोया था ये बीज, उसका पोलन के उधर आ गया मेरे खेत में, मैंने एक बढ़िया प्लांट सेलेक्ट कर लिया और अपनी वैरायटी बना ली, ये वैरायटी बो रखी है मैंने। उस कंपनी ने कोर्ट में केस हारा और उस किसान को $6 लाख कनाडा में उसको कंपनसेशन दी कंपनी ने। तो आज के दिन भी अगर किसान खड़े हो जाना कि भाई यू बीज तो मारा है, ये माँ दादी मारी है, तुम कितना आन बैठा है, तो फार्मर्स के, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, गांव में अपनी एसोसिएशन बनाए, अपना ग्रुप बनाए, सीड कंपनी बनाओ, रजिस्टर करवा लो, वो मैं हेल्प करूंगा रजिस्टर करवाने में, कुछ भी तो नहीं है। तो आप मतलब मैं इस पे कोई इसी सोचा भी बड़ी बात ना है सीड कंपनी बनाना और सीड पैदा करना। हमने एक प्रोग्राम चलाया था कि भाई आप किसानों का जो कंपनी होगी ना अपने गांव में या पड़ोस के गांव में, भाई आप ज्यादा प्रॉफिट के मार्जिन में मत पड़िए। आप किसान को कहने भाई क्या कट्टे गेहूं चाहिए जी 5 कट्टे,
5 कट्टे तो अपने भरला साफ सुथरे और 5 कट्टे तुम्हारे पर ले जा। वो जो किसान लाया उसको बेच दो, वो आपकी आमदनी। मतलब आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में क्यों पड़ो हो? आपको कम से कम गांव के 5-10 लड़कों को काम मिल रहा है, ट्रेनिंग उनको मैं दिलवाऊंगा फ्री, जहां बताओगे वहीं दिलवाऊंगा, मैं दूंगा ट्रेनिंग। लेकिन किसानों का ग्रुप बना दो भाई, 2-4 बड़े गांव में एक मशीनरी ले लो, गवर्नमेंट की स्कीम है, फंडिंग मिलती है। अभी मैं इसमें आपको और थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। आज के दिन आप मंडियों में जाओ, गेहूं सड़न ला रहा है बारिश में, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जा रही हैं, बस जा रही है उनके ऊपर, दाना दलिया बन रहा है उसका। अरे क्या तुम 25-30% पैदा कर अनाज वेस्ट कर रहे हो? इस पर तो साहब मैं आपको एक थोड़ा अलग हटके बता रहा हूँ। आज के दिन भी किसान एक अपना कंबाइंड थ्रेशर ग्रेडर ट्रक माउंटेड है, वो ले आओ, वो 1 घंटे में 10 से लेकर 20-50-100 क्विंटल तक साफ कर देता है। इतना बड़ा ना लाओ, गांव की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। जो अंडर साइज टूटा फूटा निकलता है उसको किसान अपने पशुओं के चारे में बरत ले उसको, बाकी अपना साफ ग्रेड करा रखा अपना और पैक करके अपना गवर्नमेंट को बेचो। क्यों नहीं करते गांव वाले लड़के लग के? इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जो 2-4 लाख रुपए है मैं अपनी जेब से देने को सर 1 मिनट में आपको इंटरवेन कर रहा हूँ। पीपीवी एंड एफआर जो एक्ट है, हाँ, उसके अंदर फार्मर राइट है। उस राइट के अंदर ये बात है कि किसान अपना बीज खुला नहीं बेचेगा, पैकिंग करके रजिस्ट्रेशन करवाएगा तभी बेच पाएगा। नहीं अब ये फार्मर राइट क्या हुआ? तो साहब 1 सेकंड, ऐसा नहीं है। फार्मर अपना सीड बेच सकता है अपना लेबल लगा के। अपना मान लिया मैंने किसी पायनियर का या कावेरी का बीज उगाया है, मैं उसको लेबल लगा के बीज नहीं बेच सकता, लेबल नहीं लगा सकता। मैं अपना बेच सकता हूँ, उसको दूसरे किसान को दे सकता हूँ, ऐसी बाइंडिंग नहीं है ना। आप दूसरी कंपनी पैकिंग करके, और नहीं आप किसी जोड़े में किसी को दे सकते हो। अब उसमें कह दो भाई खाने का, मतलब फार्मर राइट के अंदर, जैसे मैं हर बार ये मुद्दा उठाता हूँ कि ट्रेडिशनल नॉलेज किसान का, जमीन किसान की, पानी पर भगवान का या प्रकृति का, और इन सारी परिस्थितियों के अंदर ये इस बीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी आई, सीड टेक्नोलॉजी आई, इस टेक्नोलॉजी ने क्या आमूलचूल परिवर्तन किया कि कंपनी पनप गई, किसान मर गया। वो तो साहब जो ये एक्ट बना है ना, पीपीओ एंड एफआरए, ये लेट अपना साहब सिंह वर्मा थे, दिल्ली के जो सीएम थे, पार्लियामेंट की कमेटी उनके चेयरमैनशिप में बनी थी। मैं इसमें इन्वॉल्व था और मैंने कहा जी इसमें सबसे पहले ऊपर फार्मर रख दो और लिख दो सीड ऑफ द फार्मर फॉर द फार्मर बाय द फार्मर, ये वर्ड लिख दो। उसके बाद आपका कोई कानून किसान को नहीं रोक सकता। अब भी जो ये आप कह रहे हो ना, मान लिया आपने किसी कंपनी का गेहूं का बीज खरीद लिया, आपने उगा लिया, बहुत अच्छी वैरायटी है, आप दूसरे पड़ोसी भाइयों को उसका बीज दो, ठप्पा ला के नहीं है, दे दो कट्टा, बदल लो, अपना पैसे ले लो, कोई मना नहीं कर सकता आपको। और बताओ। देखिए सर, एक मैं आपको एक निवेदन और कर दूं कि अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से अमित शाह जी ने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, वो बीज की बनाई, और वो 109 बीज जो अभी लॉन्च हुए थे, पिछली मीटिंग अपने की थी, आप भी पधारे थे उसमें, ये 109 के 9 बीज भारत नाम से है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के नाम से ये बिक रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों के अंदर ये माइक किसी का भाई बंद करना, थोड़ा किसी का चल रहा है, तो अब इसमें अंदर ये है कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आई है वो फार्मर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। फार्मर वो टैक्स को कर रही है, या फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को कर रही है। ऐसा है सर, आप ये जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ये बना रहे हैं ना अपनी फार्मर सोसाइटीज, ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, छोटी स्कीम जो बना रहे, अपने बना लो, ये रजिस्टर्ड करवा लो। लेकिन ऐसा है चोई साहब, मैं आपको घूम फिर के वहीं ले जा रहा हूँ, गवर्नमेंट के जितने कानून हैं, जितनी ये हैं, ये एंटी फार्मर हैं। अब जो आपने कहा है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी सीड उगाएंगी, फार्मर के यहाँ करेंगी, फार्मर को देंगी। अरे फार्मर को दोगे क्या तुम? उससे तो तुमने कमीशन खाना है। जो ये कोऑपरेटिव का रूल बना है ना गवर्नमेंट ने थ्रू आउट कंट्री, ये कुछ नहीं,
ये थोड़े दिनों में इसकी फूक निकलने वाली है। एक बात और क्लियर करो सर, ऐसा है कि सीड टेक्नोलॉजी के जो इंग्रेडिएंट है उत्पादन में तो फार्मर है, ठीक है ना, उसके प्रोसेसिंग में नहीं, स्टोरेज में नहीं, मार्केटिंग कहीं नहीं। देखो मैं 2-3 चीजों पे, मैं खुद फार्मर हूँ, इन फार्मर के खिलाफ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं वाकई में दुखी हूँ। मैं कहता हूँ जो आपने सवाल किया ना कि अभी प्रोडक्शन में तो ये है, अरे तुम आगे क्यों नहीं करते? आगे है क्या? कुछ भी तो नहीं है। वो हम बता देंगे, सिखा देंगे, आप आगे तो आओ, लैब बना दो अपनी, एक 50-60 हजार में लैब बन जाती है, 4 मशीन लेनी है छोटी छोटी, अपनी लैब बना लो, कट्टे अपने ठप्पा लगवा बनवा लो आप। फिर स्टोरेज की स्ट्रक्चर गांव में, हर गांव में देखो तो साहब 5-10 हवेली खाली पड़ी हैं। जो खाते पीते पैसे वाले थे वो पढ़ लिख के बाहर चले गए, और वो हवेलियां चूने में बनी है, वहां तो बढ़िया स्टोरेज स्ट्रक्चर है, उनको रिनोवेट कर लो थोड़े पैसे लगा के। ओ भाई कुछ करो तो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी धरी नहीं तुम्हारी दूर। हेलो, कोऑपरेटिव का हेलो, हेलो, हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ आवाज मेरी आ रही है, डिस्टर्बेंस है पीछे से। कुछ नेट में गड़बड़ है। नहीं कोई गड़बड़ नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलो। तो मैं एक चीज आप लोगों को यही कह रहा हूँ, जो अभी हनुमान जी कह रहे थे कि भी 109 वैरायटी, अरे 109 वैरायटी पब्लिक की हैं। हमने तो पहली बार सुना है देश में, 80 साल के हो गए, कि प्राइम मिनिस्टर वैरायटी रिलीज कर रहा है, पहली बार देखा है। कंट्री लेवल पर एक कमेटी है, प्रोसीजर है, सिस्टम है, उसके थ्रू वैरायटी आती है, वो रिलीज होती है। यूं ही थोड़ा है कि भी मैं थैली लेके चलेगा जी ये मेरी वैरायटी है, इसको आप रिलीज कर दो, ये सिस्टम नहीं है भाई, ये गलत है ये। और इस सिस्टम से गड़बड़ क्या हो रही है, कोई एरा गहरा ले गए थैली के लिए नई वैरायटी मैंने निकाली है, वो किसी पार्टी का वर्कर है, बड़ा है, वो चैनल पकड़ के ऊपर पहुंच जाएगा और प्राइम मिनिस्टर जी कह देंगे भैया एक और नई वैरायटी आ गई किसानों के लिए। अरे किसान, तो साहब किसान से बड़ा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कोई नहीं है, लेकिन ये अपने आप को समझे जब ना, तो भाई इनको समझाओ। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इनका, मैंने भी पढ़ा पूरा प्रोसीजर क्या है इनका, कि भी ये फार्मर क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, ये रेट देंगे, वो देंगे। देखो मैं आपको क्या होता है इसमें, मान लिया मैं फार्मर हूं, मैंने प्रोड्यूस कर लिया, वो कंपनी के आदमी हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये तो जी अंडर साइज है, जैसे मार्केट में अब किसानों को पीट रही है गवर्नमेंट, मॉइस्चर ज्यादा है, वो आएगा जी ये तो अंडर साइज है, इसमें तो ये डंगा है, इसमें तो ये वीड सीड्स हैं, इसको तो जी हम इतने पैसे में लेंगे। कहाँ गया वो कॉन्ट्रैक्ट? और वो फिर कहेंगे जी हम इसकी कंपनी के प्रोसेसिंग प्लांट पे ले जा गए, जो साफ सुथरा बीज होगा ना उसके पैसे देंगे। वो अंडर साइज का क्या करेगा किसान? ये जो साहब ये रूल सारे, मैं तो कहता हूँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंपली ये पॉलिटिकल फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन के लिए बनाई है। अभी प्राइवेट सीड कंपनियां, उदाहरण देता हूँ, मेरे फार्म के नजदीक एक वाइन सीड होगा गोभी का, कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं। अब फरवरी में गर्मी होगी, वो गोभी का सीड थोड़ा सा कमजोर बना, अब उसने कंपनी ने खरीदना था मेरे ख्याल में 1000-1200 रुपए किलो, कंपनी कहती है जी तो अंडर साइज है, हम तो 600 रुपए देंगे। मर गया ना वो किसान। ये कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये नहीं सोचते कि भाई एग्रीकल्चर में वेदर का, मौसम का बहुत अहम रोल है। अगर बीज बढ़ते टाइम किसी भी फसल में और मौसम ऊपरा तड़ी हो गया तो वो बीज के स्टैंडर्ड आपको डाउन करने पड़ेंगे, नहीं तो वो बीज कोई लेगा ही नहीं। और बताओ। और क्यों धर्मेंद्र जी, कोई आदमी जुड़ रहा हो तो क्यों यशपाल सिंह जी, आप कोई बात रखना चाहेंगे क्या? हाँ जी सर। हाँ, कोई बात आप रखना चाहेंगे क्या? सेशन से जुड़े नहीं, हैं आप, परिचय। आप करें, मैनेज करें सर। ठीक है, चलो
और अब पवार साहब, अब बताइए आप क्या इस पे टिप्पणी देंगे, फिर वीरेश जी क्या टिप्पणी देंगे। ये गोरख धंधा पूरा है, इसके अंदर उत्पादन के आगे किसी प्रकार का रोल अपना नहीं हो पा रहा है। और दैया साहब पूरा कह रहे हैं कि भाई हम लीड करेंगे, आप साथ आओ करो, लेकिन किसान में इतना वो समझ नहीं या दम नहीं या कुछ भी कह सकते हैं। हर स्टेप पे कंपनी एंटर कर रही है और पूरा का पूरा। अब कीट विज्ञान और विकृति विज्ञान और जीव विज्ञान को मैं थोड़ा गूगल कर रहा था, तो वहां भी इन्होंने वो नए पैदा करके सारा कुछ कर दिया। पूरा कब्जा पूरा बुरी तरह से है। इन सारी परिस्थितियों में हम क्या कर पाएंगे? पवार साहब अपने बात को रखो। चौधरी साहब, मैं दैया जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये सब ड्रामे हैं। हमारी आज भी जो बल्क प्रोडक्शन है हमारे जो ग्रेन्स की, उसकी कोई किसी की कहीं से कोई बीज बाज नहीं आ रहा। पंतनगर के बीज लाते थे या अपना जय करनाल से बीज लाते थे, या आलू का समझ लो वहां से लाते हैं, हिमाचल से। कुछ नहीं है। ये सब जो है मतलब छोटी छोटी फसलें हैं, मान लो ठीक है, जैसे जिक्र किया अभी गोभी है या छोटा मतलब सरसों एक जरूर आइटम है, और कपास एक ऐसा आइटम है। कपास पे पहले से, क्योंकि कपास आज से नहीं हजारों साल से एक्सपोर्ट हो रही थी, 2000 साल से एक्सपोर्ट हो रही थी कपास जो है, उस पर जरूर उन्होंने पैटर्न सेटन कर लिया। लेकिन ये सब तभी है ना जब हम मान रहे हैं उनको। हमें इस देश को 140 करोड़ जनता को खाना खिलाना है, उनके लिए पैदा करना है। अगर हम इस थ्योरी पर आ जाए, ना हमें किसी का पेटेंट चाहिए, ना हमें सौरा किसी का सर्टिफिकेशन चाहिए। हम आपस में भी, आपको भी याद है, हमारे भी याद है, हम थोड़ा बहुत बीज रखा ही कर रहे थे कि भाई अगले साल बोया जाएगा। अभी तो शुरू हुआ ये कि साहब ये बीज पेटेंट करके लाओ और ये करके लाओ। मैंने आपका सरसों बोई चौधरी साहब, और वो एडवांटा का बीज मेरे साले ने कह दिया जी, मैंने जीजा जी बोई थी, आप भी वो ले आओ। और मैं उसे कह के लाया, मैं पीली सरसों दी, उन्हें सॉरी काली निकली। वो बेकार की बात है, उतनी फसल मेरी वैसे भी निकल जाती बगैर उसके बीज के, अपनी ही बो लेता मैं। ये सब कहने की बातें हैं। एक्चुअली क्या है कि हम केवल इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि हमारा भी, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक्सपोर्ट होंगे। अरे छोड़ दो, आपका अपने देश के अंदर ही इतना कंजम्पशन है कि किसी को कोई जरूरत नहीं। कितना जा रहा है हमारा, बासमती जाती है सिर्फ। अब बासमती कैसे नहीं लेंगे? वो जिनको खुशबू वाली बासमती चाहिएगी वो लेंगे ही लेंगे। किसी का सौरे के पेटेंट की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ अपने जयपुर मतलब सारी रिसर्च सारी है। और दैया जैसे लोगों ने, इन्होंने काम किया है। वो ये बात व्यथा है हमारी कि अभी किसान को, चूंकि वो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं मिलती उसको, तो वो इसलिए ना तो बच्चे आ रहे हैं, ना किसान उसमें इंटरेस्ट ले रहा। अब ये मतलब उम्मीद सी नहीं है। ये जो उम्मीद खो रखी है ना, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम हताश हो रखे, बिल्कुल निराश हो रखे खेती की तरफ से, कि नहीं इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, इसमें तो नाश ही होना है, इसमें तो हमें जो है हार ही होनी है, इसमें तो हमें कुछ मिलना ही नहीं है। और खाली विम्सिकल बातें कर रहे हैं। बना लो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देश में इतना सारा कर रहा किसान हूँ है, पवार साहब। सारे कानून जिस दिन चाहेंगे उस दिन बदल देंगे जी। अभी जैसे आप दूध के धंधे को पूरे का पूरा समझो, थैली पे एक दूध मिलेगा, टीवी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, थैली के बाद की हवा के पैक दूध ही काम का है। और आप टीवी पे सुन रहे हो इस एडवर्टाइजमेंट को। तो ये जो आई है ना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भारत बीज आया है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे दूध को पूरा कैप्चर किया क्या है कि लोग उस लाइन पे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा आपके सिग्नल बार बार कट का रहे हैं, मैं दूध पे ही बीज बोल ये देता हूँ। देखिए मैं एक मिनट जो है, मतलब दूध की बात है। अभी देखिए आपको, ये आपको सबको पता है ज्यादातर कि साहब जो है, हम विदेशी गाय नहीं ला सकते। और हमें अगर विदेशी मतलब गाय का फार्म बनाना है तो अपनी गायों के जो बछड़े हैं जो हमारे यहाँ हैं ऑलरेडी, उनसे ही हम डेयरी फार्म तैयार कर पाएंगे। आप ऑल टुगेदर इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या हुआ, देश की गाय है ना, सारी देश में से ही है। आप भैया, ये हो सकता है मैं कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप इसमें ठीक कर दीजिएगा।
क्योंकि मेरी जानकारी में पिछले 5-7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि गाय हम नहीं ला सकते थे और यहीं से तैयार करनी पड़ती थी। अभी हम यही तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर मान लो कौन सा पेटेंट है गाय के उसका दूध का, या गाय की कौन सी ब्रीड का पेटेंट है, और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे जी न्यूज वाला है, ये वाला है, चाहे सबके सब लगे हैं कि साहब हम जो अपना डेयरी फार्म खोल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि पैसा है, पैसे की वजह से सारा की सारी जीत है। ठीक है, किसान पैसे के मामले में कमजोर कर दिया है इन्होंने, और पिछले 25 साल में बुरी तरह से कमजोर कर दिया है कि वो बेचारा सोच ही नहीं पा रहा कुछ अपने जो रोजी रोटी के लिए। मतलब बच्चे हमारे मतलब सुनते नहीं, हमारे किसान को ऐसी हिम्मत नहीं है, वो कर्जा खा करके, वो क्रेडिट कार्ड बनवा करके, लोन ले करके सारा इसी से अपना काम चला रहा है। जबकि भारत सरकार की आमदनी है 12% जो किसानों को जो कर्जा दे रखा है उससे होती है, उसको 12% आमदनी किसानों के कर्जे से है। लेकिन अभी देखिए, मतलब फिर वही बात है, हमें पॉजिटिव सोच के साथ जो हमारे सम्रांत जो हमारे किसान हैं उनको परसुएशन करना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा, और इसी में उनकी भी भलाई है, सबकी भलाई इसी में ही है। आपके सिग्नल आगे होंगे चौधरी साहब, अब आप बोलो। सिग्नल थोड़ा आया है, लेकिन अब वीरेश जी आप बताओ कि ये जोश तो पूरा भर दिया अपने इस सेशन में कि भाई हम ये करें ये करें। इधर सरकार इस बात के लिए आमदा है कि बीज को मैं एक एक दाना कब्जे कर लूं। ऐसे कानून, ऐसे रूल्स, ऐसी सोसाइटी बनना, इस तरह की व्यवस्था खड़ी करना और इस तरीके से ढांचा खड़ा कर देना कि वो उसमें फोर्टिफिकेशन के नाम से, बायो फोर्टिफाइड के नाम से कर देना कि को बायो फोर्टिफाइड नहीं है बीज तुम्हारा। जैसे इन्होंने कहा ना कि भाई मैंने जो बीज दिया उसमें जिंक भी था, सारा कुछ था, सारी स्थिति थी, लेकिन लोग थैली वाले पैक में लिखा हुआ ऊपर। जैसे मैं दया साहब ये टीएल बीज के बाद में मेरे सेशन पे डायरेक्टर एक के जी आपकी आवाज कट जावे बीच में। नहीं, लेकिन कोडेज का बीज क्यों नहीं है सर्टिफाइड? अब इन सारी स्थितियों के अंदर हम काट ये सरकार मतलब इस तरीके से लगी हुई है कि इसका बीज तो मरे ही नहीं बिके, इसका दूध नहीं बिके, इसका बीज नहीं बिके, बिके तो कंपनी का बिके। ये सारी परिस्थिति खड़ी कर दी, टीवी एडवर्टाइजमेंट से लेकर के सारी व्यवस्था खड़ी कर दी। अब ऐसी स्थिति में किसान सिवाय उत्पादन के कुछ कर नहीं पाता। उत्पादन भी इनके पास तो कंपनी है, इन्होंने करवाना शुरू कर दिया, क्लस्टर बना करके इस तरह से करके शुरू कर दिया। अपना टेक्नोलॉजी ले आए, सी टेक्नोलॉजी के नाम से किताबें भर गई। मैं इसके कुछ 2-4 वीडियो सुने तो उसमें ऐसा लग रहा है इसमें खर्चा कम आएगा, इसमें ये होगा, बड़े फायदे गिनाए सी टेक्नोलॉजी के। अब वो फायदे किसी के काम किसी के आ रहे हैं, मेरा किसान खेत में खड़ा वैसे ही धक्के खा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियों के अंदर जोश अपनी जगह है, लेकिन सरकार जिस कदर से करी थी इसको कैसे फाइट कैसे हो उसके अंदर मानने को तो आता है। यूनियन भी जो है मुद्दे अलग ही लेके खड़ी है, उनके पास वो एमएसपी का एक ही मुद्दा लेकर के वो तो खड़े हैं, बस वो अपना धुन पकड़े हैं। लेकिन कोई टेक्नोलॉजी की बात करे, कोई लड़ाई की बात हो तो ढंग से करे, किसी व्यवस्था को कायम करने के लिए व्यवस्था करें तो वो नहीं हो। तो वीरेश जी नमस्कार। पहले तो सभी को मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 11 साल से अगर हम देखें तो सरकार कॉरपोरेट को लेके और तमाम परपंच कर रही है कि चूँकि ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सबसे बड़ी परिसंपत्ति है, सबसे बड़े एसेट हैं, तो इनको चूँकि इंडिया में रिसोर्सेज ऑफ इनकम केवल यही है भाई, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, ज़मीनें हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, इसी से सारी कमाई हो रही है। और इसमें सीड्स हैं, सबसे बड़ा रिसोर्स इसका सीड है, जो कि जिसके जरिए ये पोजेसन करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। यहाँ हम जो लोग हैं, मेरी जनरेशन यानी मेरी पीढ़ी के लोग, चाहे उसमें भीम सिंह दहिया जी हों, SRS जी हों, हमारे जितने भी लोग हैं, आप हैं, हनुमान जी, सब लोग हम चिंतन कर रहे हैं बराबर। और गवर्नमेंट की जो ये है आप इसको कहे साजिश, इस साजिश को बाकायदा समझ भी रहे हैं और समझ के बार बार इस पर डिस्कशन भी करते हैं। सवाल पैदा होता है कि हम लोग डिस्कशन करें और बात यहीं रुक जावे, आगे ना बढ़े, तो उसका तो फायदा कुछ है नहीं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, साजिश को समझना और साजिश के विरुद्ध काम करना, वो वर्किंग हैंड्स तो हमारे युवा किसान हैं
जो कॉरपोरेट के नौकर बने हुए हैं और कॉरपोरेट की ताकत बने हुए हैं वहाँ जाके। भाई जितनी भी, चाहे हमारी वहाँ रिसर्च हो चाहे कुछ भी हो, युवा तो हमारे ही वहाँ काम कर रहे हैं। भाई भीम सिंह दहिया जी भी एम्प्लॉय रहे हैं, गवर्नमेंट के रहे ये, लेकिन इन्हीं के बराबर के जो कलीग्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट काम करती है कॉरपोरेट के लिए। एक भीम सिंह दहिया जी हमने निकाले हैं सबके बीच में से जो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन 99 तो बात उन्हीं की करते हैं, कॉरपोरेट को सपोर्ट करते हैं, कॉरपोरेट की पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम भीम सिंह दहिया जी के जूनियर्स जो है जितने वहाँ, यानी मैं अकेले भीम सिंह दहिया जी को कह रहा हूँ, नाम जब ले रहा हूँ तो इसमें पूरा सेक्टर आ गया हमारा, रिसर्च वाले भी आगे, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उस वाले भी आगे, सब लोग आगे, जो हमारी कम्युनिटी के लोग युवा वहाँ जॉब कर रहे हैं और कॉरपोरेट ओरिएंटेशन में कर रहे हैं। अगर उन सब की एक बना के हम ऑर्गेनाइजेशन और उनको मोटिवेट करें कि भैया इसको दूसरी तरफ मोड़ना है चीज़ को और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। हमारे युवा जो बेरोजगार हैं इस समय, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए परिवारों के युवा, उनके लिए ये सब बात दिखाई दे। दहिया जी ने अभी कहा था कि भाई अपना खुद का एक छोटा सा फार्म भी हो तो एक छोटा सा ट्रैक्टर हो और उसी में अपना स्कीम को इम्प्लीमेंट करके उसे ही अपना इनकम बनावे। तो इधर चीजों को कैसे लाया जाए, हमारा फोकस अब इस चीज पे होना ज्यादा चाहिए कि हम इस सब की इस साजिश को किस तरीके से धराशायी करें, किस तरीके से साजिश की काट निकालें और किस तरीके से अपने युवाओं को मोटिवेट करें कि क्योंकि उनके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, उनके बिना हम कुछ कर पाए ये असंभव है। उन्हें कैसे साथ लिया जाए, कैसे जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ये मेरा तो कहना है साहब। मुद्दा यह है विदेश जी कि जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं लोग, चाहे वो नकली बीज ही है, जैसे BT3 और BT4 के ऊपर भी अपने एक सेशन किया था और एक बीज के ऊपर मैंने देबल देव जी को भी एक बार बुलाया था। ये जो ML जाट अभी ICR के डायरेक्टर बने हैं, ये भी अपने एक सेशन में इकरी सेट में मैंने कहवा करके बुलाया था कि भाई आप इस बात को जो बताइए हमें। मुद्दा एक ही है कि पूरी सरकार का तंत्र, यानी जो कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ, कंपनियों से जुड़ा हुआ पूरा तंत्र, वो कमीशन देते हैं या क्या करते हैं, जो भी व्यवस्था है, इधर साइड से हम आपस में लिंकअप नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के बीच का सपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और हम बैठ कर इस तरह से, जैसे दयाल जी ने कहा ना कि भाई हम बैठ करके इस तरह के बीज पैदा कर लें ताकि हमें इस तरह से फार्मर राइट वाला जो PP एंड FR एक्ट है उसमें कुछ राइट है कि हम पैकेट में नहीं दे सकते, लेकिन खुला बीज हम दे सकते हैं अपने भाई को या में अपने उसको दे सकते हैं, बाकी देने का प्रबंध नहीं है। अब आप देखिए कि भाई दूध जो है पूरा का पूरा, रिपोर्ट बोल रही है कि करीब करीब 86% की एक बार तो रिपोर्ट आई थी कि इतना नकली है। और कंज्यूमर इतना निठल्ला है, कंज्यूमर पता नहीं किस माइंड सेट का है, क्या है वो, ने तो खाने में उसको पता भी नहीं लगता कि मैं खा क्या रहा हूं। अच्छा, किसान मार्केट में इस तरह से उतरा हुआ कि मैं कुछ इनकम कर लूं तो वो कंपनियों के मकर जाल में फंस करके बीज में, दवाइयों में उलझ गए, ट्रैक्टरों में तेल में उलझ करके वो काटा खा करके साइड में हो जाता है। अब कंज्यूमर को हम कैसे लिंकअप कर पाए? कंज्यूमर खाता है ना कोई चीज के अंदर, जैसे कोई चीज आपने पैदा की उसके अंदर जिंक है कि नहीं है, आयरन है कि नहीं है, जो चीज B12 विटामिन है कि नहीं है, आपने फोलिक एसिड है कि नहीं है, आपने फोर्टिफिकेशन का ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन किसान वाले आइटम के अंदर किसी भी प्रकार का सरकार का वैसा सपोर्ट नहीं है। जो मार्का कंपनी लगाती है उसके अंदर तो लिख दिया, छोटे छोटे पैकेट के ऊपर लिख दिया इसमें, जैसे ये बोर्नविटा, पता नहीं कौन कौन से ऐसे आइटम निकाल दिए, प्रोटीन वोटीन उनमें है कि नहीं है, लेकिन कंज्यूमर इतना है शहर में, इनको कोई वो आइडिया नहीं, वो बात नहीं, न कोई बात आ पा रही है। हम दो तरफ से मारे जा रहे हैं। एक तो कंज्यूमर को जो है उसका अज्ञान है, उसको पता ही नहीं है क्या मैं खा रहा हूँ, मार्केट में चीज अवेलेबल क्या है उसको पता नहीं है। दूसरी तरफ सरकार कंपनियों से मिली भक्ति करके वो कर रही है, और बेसिक बात है कि उत्पादन किसान कर रहा है। अब इस किसान को मार के ये क्या लेना चाह रहे हैं ये भी पता नहीं लग रहा है। कंज्यूमर को क्या मजा आएगा, और गवर्नमेंट को तो मजा आता है, वो तो कंपनियों के साथ में लिंकअप करके अपना सरकार चला लाती है, चाहे कांग्रेस आए, चाहे BJP आए, चाहे कोई भी सरकार आए, इनको कंपनियों से ही चलनी है, बाकी चलनी नहीं है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर हम एक क्या
व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मैंने काफी सेशन कर लिए। और अभी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो आई है ना, इसमें मुझे बिल्कुल अंधेरा लगता है कि ये पैकेट के बीज के सिवाय 109 का, जैसे भीम सिंह जी दया ने भी कहा, अपन ने भी मीटिंग ली, 109 बीज हरियाणा दुनिया ही निकालती है, काम ही इनका बीज निकालना है। रिसर्च की है, आईसीआर क्या कर रहा है, आईएआर क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है, रिसर्च ही होती है वहां। तो उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने अपना कर दिया कि ये करके, फिर वो भारत नाम से ठप्पा लगा के फिर मार्केट में उतर लिया। तो उतरी तो कंपनियां की कंपनियां, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट उतरने। अच्छा, इस कॉर्पोरेट के बाद में इंटरनेशनल कॉर्पोरेट उतरने लग गया। अमेरिका कह रहा है कि मैं मेरा बीज वो मतलब मक्का बेचूंगा, तुम्हारी खेती मुझे दे दो। अब हम यहाँ से इस सेशन को अमेरिका की तरफ मोड़ रहे हैं। दया साहब, मैंने जो चिंताएं खड़ी की, अमेरिका की चिंता, कनाडा की चिंता, सारी इंटरनेशनल है। पवार साहब कह रहे हैं वो बात सही है, हम मिल जाएं। क्या हम इन इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर का जो ढांचा खड़ा हुआ है, उसके अंदर जिस तरीके से ये लोग उतरे हैं, और दुनिया को पता लग गया कोरोना के बाद में कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है। अच्छा, यहाँ किसान को कोई मतलब नहीं है, ये तो अच्छा, मांगे भी अपनी वैसी नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट के ढांचे में हम कहाँ टिक पाएंगे, इस पे आप अपनी बात को 2-5 मिनट में रखिए कि हम क्या कर पाएंगे इंटरनेशनल सेटअप के अंदर। अमेरिका ने धमकी देकर कहा है कि मैं तेरे को ये चीज भेजूंगा, ये तेरे को लेनी है, तो क्या करेंगे? टैरिफ का मामला है। दया साहब, माइक खोलिए आप। माइक माइक नहीं माइक खुला खोलो, दया। माइक भैया साहब, माइक बंद है। हाँ, माइक बंद है आपका। हाँ जी, आई अब आवाज? हाँ, आ रही है, बाबू बोलिए। अब जैसे मूंग नागौर के एरिया में एक बहुत मोटी आम फसल है। आप मूंग की वैरायटी कौन सी है 109 में मुझे आइडिया नहीं, उनका बीज लाओ, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से, आपको कोई मना नहीं कर सकता। अपना बीज लाओ, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट बनाओ, अपनी टेस्टिंग लैब, वो मैं बताने तैयार हूं, मैं वहां बैठ के करवा भी दूंगा। अपना लाओ और अपना लेबर लगाए, बीज बेचिए आप। लेकिन ये जो आपने कहा ना, ये इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये फिर बदमाशी करेंगे कि जी आपका बीज तो भारत नियम और उसमें नहीं आता। करने दो भाई, हम तो अपना बीज बना के बेचेंगे। अभी इन पवार साहब ने गाय का इशू उठाया था। ब्राजील हमारी गाय ले गया था, ये इधर से कर्नाटका से 15-20 लीटर की गाय थी, उन्होंने सिलेक्शन कर करके 40 लीटर की गाय बना ली। हम बेवकूफ इतने, हम ये गोरियों में पीछे पड़ लिए। और गोरियों के दूध में आज से 500 साल पहले एक म्यूटेशन हुई थी मिल्क प्रोटीन केजीन में, इसके दूध पीने से कैंसर होता है। आप किताब बता रहा हूँ, द डेविल इन द मिल्क किताब, आप वो किताब पढ़ लीजिए। लोकल ब्रीड हमारी ना कोई बीमारी लगती, फरडे गेर होता भाई, 15 लीटर राशन गेर दे होता, 20 लीटर, कोई आपत्ति नहीं है। 50 डिग्री टेम्परेचर है। अरे लोकल ब्रीड की मैं कहता हूँ गाय पालिए, साई वाला राठी, इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब आपका जो अगला सवाल था ना कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी को हम टेक ओवर करेंगे कि नहीं करेंगे, बड़े आराम से कर सकते हैं हम, कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन हमारा अपना सिस्टम होना चाहिए। अगर आज भीम सिंह दयान बीज लेना है तो भाई मैं तो हनुमान राम गायन कंपनी का लेऊंगा, मैं मोनसेटो को ना लेऊं। ये हमारे में एक सोच होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए, वो नहीं है। वो जागृति जब आएगी जब आप 2-4 डिस्ट्रिक्टों में जो मोटी क्रॉप है उसके लिए ग्रुप बना के अपना सीड प्रोग्राम अपनी कंपनी रजिस्टर करवा दो, कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी कोई चैलेंज करेगा उसको मैं लड़ूंगा, कोर्ट में केस अपनी जेब से फीस दूंगा। अलबत्ता कोर्ट में केस करेगा कौन, जब हम क्वालिटी का सीड देंगे तो। लेकिन जो आप कह रहे हो ना कि भाई अमेरिका कह रहा है, कनाडा कह रहा है, भाई जब तक वो गामा के का रंग गरीब की जोरू सबकी भाभी। नहीं सर, मैं थोड़ा सा इंटरवेंट कर रहा हूँ। अपने मार्केट में जैसे मस्टर्ड DMS 11D पेंट्रल साहब ने दे दी, अब कपास आ गया इधर। हम देखो लड़ाइयां बहुत है। लड़ाई हमारी एक तो जेनेटिक मॉडिफाइड वाले से लड़ाई है, GM बीज से, एक लड़ाई सरकार से है जो कानून बना रही है, एक लड़ाई हमारी कंपनी के साथ में है, एक लड़ाई हमारी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से है। ये इतनी लड़ाइयों के अंदर एक आदमी जो फार्मर खेत में है वो काम से ही नहीं है, रोजी रोटी का ही जुगाड़ नहीं है। इतनी लड़ाइयों को हम
कौन सी व्यवस्था खड़ी करें? और वीरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप वीरेश जी कह दीजिए, मैंने कहा वैसे आप बता दीजिए दया जी, फिर वो जी, आप मैं क्या? वो दहिया साहब की बात पे कुछ सबमिशन देना चाह रहा था। दहिया साहब कह रहे हैं कि भाई बीज को कोई रोकता नहीं है, बीज तो मतलब किसान अपना बो सकता है। अभी गन्ने पे अगर आप देखें तो गन्ने में बहुत सारे बीज इन्होंने जो है वो रिजेक्ट वैरायटी में डाल दिए कि भाई अगर आप इनको बोगे तो हम इसको परचेज नहीं करेंगे, शुगर मिल उनको खरीदता नहीं है। अब चूंकि इनकी भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वो उसके लिए बनी है, जो ये बाहर वो हाँ, करेंगे, ठीक एक्सपोर्ट ठीक करेंगे। है, बात आ गई। मतलब दया जी हाँ, देखो, वो लड़ाई जो कहना है ना, चाह रहा था, मगर अगर कल लड़ाई ये लड़ा कोई ऐसा हाँ बैन कर दें कि भाई केवल आप हमारे फोर्टिफाइड सीड आपको बोने पड़ेंगे और इसके अलावा आप बो नहीं सकते, तो उसमें क्या करेंगे? बात वो हनुमान जी की बात को मैं हाँ, बड़ी कर रहा हूँ कि लड़ाई आज बहुत बड़ी है। कानून तो मल्टीनेशनल कल बन कंपनीज जाएगा। है, जेनेटिक मॉडिफाइड वाला पेंटल ने जो बीज डाला है वो भरतपुर का वरुणा वेराइटी से कमजोर है, लेकिन अगले के पास पावर है, तो डाल दिया। अब जो इन्होंने डाल दिया ना, ये मस्टर्ड का आप करे हो 11 नंबर का, इसकी ईल्ड कम है, बीमारी ज्यादा है, तेल कम है, पतला सीड है, इसको कोई किसान, आप इसको मत वो को ना बेचते हुए हम उसको है, उसके पास पावर है, पेंटर के पास गवर्नमेंट की सपोर्ट है रही है। एक चीज और बता दूं, बोड़ा एक सर, सेकंड, बोड़ा बोड़ा किसान सरकार के एडवर्टाइजमेंट को मान करके बेचारा ला रहा है। सर एक सेकंड और मैं बता रहा हूं, इन्होंने का हिडन एजेंडा है, इसमें जो जीन यूज किया है ना वो मल्टीनेशनल कंपनी का है। जिस दिन ये वैरायटी लार्ज स्केल पर बोने लग जाए ना किसान, उस दिन अपना पेटेंट राइट ले लेंगे और इनका गला पकड़ के इनको बंद करवा देंगे। ये छुपा रहे हैं अब किसानों से, गवर्नमेंट से। असली चीज क्या है? अब इन्होंने बताया ना कि भी मेज अमेरिका की, कनाडा की आएगी ये। भाई आप मेज में मोनसेंटो ने मेज बोरर का वो मॉडिफाइड हाइब्रिड दे दिया मेज का, वहां पिट गया। अपने यहाँ पंजाब हरियाणा में राजस्थान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में बीटी कॉटन का पिछले साल से 43% एरिया घट गया, क्योंकि बीमारी बहुत भयंकर आ गई है। ये कंपनी यहाँ से अपने रिसर्च सेंटर अब और फाजिलका, सिरसा ये सब बंद करके जा रही है यहाँ से। अब किसान को जो साहब मैं 2 साल से देख रहा हूँ, लट खा रहे हैं, कोड़ी खा रहे हैं, पानी के फुहारे, सर्दी गर्म। अरे फूफा तुम एक 20% एरिया वीट का पैडी का कम करके दूसरी फसल बोलो, गवर्नमेंट अगले साल थारा कराना आ जाएगी। क्यों ना करते भाई ये? आप दूसरी कहते हैं जी नुकसान हो जाएगा, अरे नुकसान दूसरी फसल बोलो, चारा बोलोगे, गाय पालनी शुरू कर दो, दाल बोलो, तेल बोलो, कुछ तो करो तुम, पर नहीं मानते। चलो चलो, सही है सर, अब क्या इसका इलाज नहीं। मनाराम जी डांगी जुड़े हुए हैं, वकील साहब, आप नेचर ह्यूमन साइंटिस्ट से जुड़े हैं। डांगी साहब, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये इतने बड़े धंधे के अंदर आप नेचुरल फार्मिंग से लाना चाह रहे हैं, देसी बीज भी करने की बात कर रहे हैं हम सब मिलके। अब ये सारी परिस्थितियों की लड़ाई बहुत ही बड़ी है, हम बहुत सीमित हैं। मनाराम जी डांगी। अब मेरा तो निवेदन ये है कि जी और ये जिन्होंने साइंटिस्ट हैं उनको अनुभव है, लेकिन जब तक किसानों में जागरूकता पैदा नहीं होगी और संसित मुकाबला नहीं कर पाएंगे, किसानों को एक नई चेतना की, जो जिस तरह से कंपनियों ने और सरकार ने कानून बनाए हैं जो एंटी किसान हैं और कंपनियों के फेवर के हैं, और किस तरह से उसका मुकाबला किसानों को संसित होकर के करना है, और संसित होने के लिए किसान को तो एक नई चेतना और उसके अनुसार काम करने की क्षमता भी पैदा करनी पड़ेगी, मुकाबला करने की, तब जाकर के मुकाबला हो पाएगा। और उसके लिए काम करने की जरूरत है। सारे जो किसानों से जुड़े हुए जागरूक एक्टिविस्ट हैं उनको भी, और जो किसानों परिवारों से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं उनको भी मतलब उस तरफ मोल्ड किया जा सकता है। हालांकि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में देखो, मैं मनाराम जी इंटरवेन कर रहा हूँ। मैं अभी 2-5 दिन पहले डायरेक्टर ICAR, बड़ी इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ी इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट मान लो ऐसा है, उसका ML जाट जो है, मांगीलाल जाट के नाम, जोबनेर से डिग्री की उन्होंने बने और इकरी सेट में थे, वो अभी डायरेक्टर बने हैं। ये वहाँ काफी लोग, फिरोदा साहब पहुंचे थे जो मेरे गांव से 10-15-20 किलोमीटर दूर में ही है, सारे लोग हैं, और हरित क्रांति लाए, कोई भी लाए, सारा कुछ लाए। ये किसानों की मेहनत इसमें बहुत ज्यादा थी, किसानों के पुत्र थे, लेकिन ये कंपनियों के आगे इनका कोई नहीं चल पा रहा है। ये जिस पोस्ट पे पहुंचते हैं, जिस लेवल पे जाते हैं, दया साहब की तरह लड़ने झगड़ने वाले लोगों का बहुत बड़ी कमी है। किसान पुत्र बहुत हैं एग्रीकल्चर में,
बहुत सारे मीटिंगें हमने ले ली, हरियाणा से ले ली। आज स्थिति यह है कि जैसे मैं डॉक्टर अनिल और नमिता को बुलाना चाहूँ हिसार यूनिवर्सिटी से, तो वो इसमें नहीं आ पाते, और वो कहते हैं स्पष्ट कि साहब हमारे अंदर ऐसा कि एक वो राज्यपाल थे गुजरात के, वो यहाँ के, तो इस स्थिति मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट मशीनरी को ऐसे टाइट कर दिया, हमारे जितने वैज्ञानिक है उन्होंने चुप कर दिया, पट्टी बांध दी उनको पूरा का पूरा। वो लेक्चर में नहीं आया, एक लेक्चर में आए मेरे, वो तो बहुत ही उन्होंने कहा मेरे को कि सर अब की बार आप मुझे बुलाओ तो परमिशन ले आप इसी से। अब मैं परमिशन, मेरे को कौन परमिशन दे, अपन तो बैठते हैं 5-10 लोग जो है लाइक माइंड लोग हैं जो जुड़ लेते हैं, परमिशन कौन दे कि भाई तुम जाओ उसकी मीटिंग में बैठो और ज्ञान दो। ज्ञान देना तो गवर्नमेंट के फेवर का दो, तो ज्ञान को क्या, हमें जरूरत नहीं। हम तो उस व्यवस्था के विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई मेरे आदमी का हक मत मार। बाकी हम बात ही क्या कर रहे हैं, हम तो बात सिंपल कर रहे हैं कि उत्पादन करने वाले आदमी को प्रोसेसिंग में क्यों नहीं है, सर्टिफिकेशन में क्यों नहीं है। सीड टेक्नोलॉजी को जब मैंने 2 दिन पढ़ा तो मुझे लगा यार इसको टेस्टिंग में, स्टोरेज में जा सकते हैं हम लोग, सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन नहीं है। अब क्या करें, मतलब धर्मेंद्र जी कोई आदमी जुड़ा हो, आपने कोई कह रहे थे आप कोई वैज्ञानिक जुड़ा हो तो आप उनको, धर्मेंद्र जी कोई हो इसमें तो आप देख लो उनके, भाई क्यों मैं जानता नहीं उन, आपके ध्यान में कोई बंदा इसमें जुड़ा हो और कोई बात रखना चाहे, ये यशपाल सिंह जी आप अपना मेरे ख्याल से कोई आया नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से जो करो सर। अच्छा ठीक है, यशपाल जी बोलिए, आप अपना परिचय भी दे दो और कुछ कहें। साहब, मेरा नाम यशपाल सिंह बालियान है और मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले मैं सर्विस में रहा हूँ, LIC में अधिकारी रहा, भारतीय मजदूर संघ में ट्रेड यूनियन लीडर काम किया, अभी मैं पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हूँ और हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर बहुत सब लोगों का एक ये इच्छा है कि हमारा किसान जो अभी अपने दैया जी ने जो बातें कही है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल शेप देने का कहीं ना कहीं मन है कि वो चीजें गांव के लोगों तक वो पहुंचे, और ऐसा प्रयास है। तो साहब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि हमारा यूथ गांव से बाहर की तरफ भाग रहा है और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्टाइज की तरफ बढ़े बच्चे वे प्राइवेट कंपनी में या कई बैंकों में जैसे भी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने चले गए। लेकिन फिर भी हम कोऑपरेटिव मॉडल पे हम लोगों को कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल जो कोऑपरेटिव मॉडल हमारा पहला रहा है कि गांव में एक दूसरे के साथ मिलके उसको सपोर्ट करना और अपने संसाधनों को शेयर करना, ऐसी मूवमेंट हमें जगानी पड़ेगी। क्योंकि इसके साथ साथ एक मैं थोड़ा सा ये भी कहूंगा, कहीं ना कहीं वो चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो गांव में पंचायती राज व्यवस्था जो चली है उसके बाद कई चीजें गांव का आदमी कुछ बहुत सारी चीजों में उलझा रहता है। तो मेरा मानना है कि गांव में जो एक सच्चाई के साथ में काम करने का जिस तरह गांव होते थे उस तरह की चीज यदि डेवलप हो जाए तो मुझे लगता है कि उसके बाद किसान अपनी खेती पर ध्यान देगा, दूसरे जो वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं किसानी के इर्द गिर्द दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार कह लो या चीजों का सही समायोजन ना कह लो, वो यदि नहीं हो रहा है उसमें हम ये कर सकते हैं कि गांव सभा, ग्राम सभा, डायरेक्टली हम कन्फ्रंटेशन तो ले नहीं सकते प्रधान से, क्योंकि प्रधान एक सरकारी नौकर के हिसाब से काम करने लगा। तो वो जो स्थिति बनी है तो उसको काउंटर करने का हमारे पास एक तरीका है कि गांव में जो ये व्यवस्था है, गांव में जो व्यवस्था है ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा में हम लोगों को चिन्हित करके, चूंकि लोग आगे आने में भी कतराने लगे हैं, तो उनको चिन्हित करके ग्राम सभा वाला कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए और ग्राम सभा कहीं ना कहीं प्रभावी है, वो ग्राम पंचायत के ऊपर भी रहेगी। तो उससे हम अपने जो गांव का पुराना स्वरूप होता था उसकी तरफ शायद लौट चले। और यदि ऐसी व्यवस्था हो गई तो हम खेती का जो मॉड्यूल अपने पवार साहब और चौसाब आप भी और सभी लोग, वीरेश जी, सभी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक एनरिच होंगे अपनी सोच के, अपने खेती के, अपने प्रोडक्शन के, और मुझे लगता है विचार आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना यही है कि जो बातें हुई है वो वास्तव में सारी धरती से जुड़ी हुई है और इनमें थोड़ी सी और जागरूकता लाके हम और आगे बढ़ सकते हैं। और शायद ये बेसिक है चीजें, आप लोग तो सब है
तो जो भी चीजें आएगी उन पे जरूर आगे बढ़ा जाएगा उसी हिसाब से। और मुझे लगता है गांव वाले लोग भी इन सब चीजों में सपोर्ट करेंगे। जी सर। चलो धन्यवाद यशपाल जी। बात आपने कोऑपरेटिव के इनफॉर्मल सेक्टर की कही। मैं करीब 50 गांवों में सामाजिक सहकार के नाम से इनफॉर्मल सेक्टर खड़ा करने गया। फॉर्मल सेक्टर अमित शाह जी बना रहे हैं और मैं काउंटर तौर पे इनफॉर्मल सेक्टर के लिए उतरा और उसके अंदर चेयर काउंसिल की बनाई कि हमने नाम भी दिए और मीटिंगें ली, लेकिन वो लोग जागने को तैयार नहीं। अभी जो माहौल है ना उसमें तुरंत काउंटर हो रहा है, मतलब किसान के सामने धड़ल्ले से लोग खड़े होने लग गए। जी तो साहब एक मेरा, चूंकि मेरा जो गांव है साहब मैं थोड़ा सा बताऊं, मेरा गांव सोरम है जी। सोरम जो मुजफ्फरनगर में है और सरखा पंचायत का मुख्यालय भी है। तो उसमें मेरा प्रयास ये है कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं वहाँ, यदि वहाँ सफल हो गया तो मुझे लगता है कि वो एक ट्रेंड बन जाए और हमारा किसान खड़ा होता चला जाए और वो जो एकदम प्रभाव में आता है सरकार के एडवर्टाइजमेंट के या दूसरी चीजों के, तो उनसे उभर के और एक बुनियादी स्तर पर मजबूत होके और देश को जो खाद्यान्न की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे और सम्मान के साथ में करे। तो मैं जैसा भी इसमें डेवलपमेंट होगी मैं साहब आप सब लोगों को उससे अवगत कराऊंगा और हम सब लोग इस मुहिम में जुड़े हैं तो स्वाभाविक है कुछ अच्छा ही होगा। चलो और कोई साथी का कोई बात हो कि वो ट्रेन में हूँ तो आज डिस्टर्ब भी है। लोगों ने कहा साहब इस टॉपिक को वापस रखना, तो कोशिश करेंगे कि हम वापस रखें इस टॉपिक को और इसमें करेंगे। हाँ राम प्रसाद जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए। सर मुझे भीम सिंह जी दैया सर के फोन नंबर चाहिए। लिख लो। मैं इनकी बात। हाँ सर लिखो लिखो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ लिख रहा हूँ सर। 91 770 770 0 220 11। सर मैं रिपीट करता हूँ 9177022011। ओके फाइन, थैंक यू सर। अभी चोई साहब क्लोज करने से पहले मैं 1 मिनट लेऊंगा। बोलिए सर। 1 मिनट नहीं 5 मिनट में। तो नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी मैं नेटवर्क नहीं, जो बालन साहब कह रहे हैं ना कि भी चेतना लेनी है, ग्रुप बनाना। मैं कहता हूँ हर गांव में 5-5-10 लड़कों को पढ़ा के नो यार तुम ये मूवमेंट चलाओ, नहीं तो तुम खत्म हो भाई। ये मूवमेंट चलानी पड़ेगी। आप जो कर रहे हो काउंटर नहीं करना हमने किसी को भाई, हम तो अपना प्रोग्राम चलाएंगे। दूसरा अफेक्ट होता है वही, हम क्या करें, हमने अपना प्रोग्राम चलाना है। और लिख दो कि भी बीज और जमीन किसान की है, किसानों के लिए है और किसानों की थी। लेकिन वो एक बात जो बार बार आ रही है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम बाहर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी, सी दुआ हवालात हो रही है हमारे साथ। तो किसान की बात नहीं सुनकर राजी। तो भाई ग्रुप बनाओ हर गांव में। आपके नागौर में भाई मूंग का ही ग्रुप बना लो आप अपना, सीड प्रोसेसिंग करो, बीज बेचो किसानों को। न भाई तू बदले हम अपना मूंग साफ करके दे जा, और उसके दाल मिल लगवा दो। छोटे छोटे 1-1.5 लाख मशीन आती है, दाल पैक करके अपनी बेचो। एक एग्जाम्पल खड़ा कर दो ताकि फिर लोगों को दिखा दो कि भाई ये हो सकता है। अब जो हिसाब लोगों को आज के दिन भरोसा ही नहीं रह रहा। जब तक हम 1-2-4 जय बालन साहब कह रहे हैं, आपको 2-4 प्रोग्राम सेट कर दो और लोगों को बताओ कि देखो भाई ये कामयाब होगा, तुम भी उसको 1-2 एग्जाम्पल तो क्रिएट करो। ठीक है सर, ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन माहौल जो है वो अभी थोड़ा नॉर्मल इस तरह से नहीं है। पता नहीं कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन राजनीति ने इतना पड़पच फैला दिया। हाँ रामनारायण जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रामनारायण जी बोलिए। जी साहब, सभी को नमस्कार। वाकई आज की जो पीड़ा थी वो दैया साहब ने बिल्कुल बताई है, और मैं इसी सेशन पे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापारी भी हूँ, किसान भी हूँ, और इस क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ किसानी तौर पे।
तो आज मैं मतलब इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि जो बीज, जैसे दहिया साहब ने बोला ना, घर का जोगी जोगड़ा हो और बाहर का वो, तो ये मैंने तो देखो शुरुआत कर दी साहब। मैं जहाँ ये खड़ा हूँ, मैंने अभी जैसे मैं दुकान पे मैं बीज बेचता हूँ, एक उदाहरण से मैं चालू कर रहा हूँ कि किसी कंपनी का हाइब्रिड में गिलकी का बीज लेके जब बेचता हूँ, तो वो बीज में 6,000-7,000 रुपए किलो, मतलब 6-7 हज़ार रुपए किलो का आता है, और वो किसान को 8-9 हज़ार रुपए में पड़ता है। वही बीज मैंने इस बार 3-4 तरह के बीज को मैंने टेस्टिंग करी, और मैं लाइव आपको सब दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे बीज है लौकी, गिलकी है, लौकी है, करेला है, मतलब भिंडी है, और इस टाइप के बीज मैंने ये देखो बीज मैंने तैयार करना चालू कर दिया। ये इसलिए मैं दिखाऊं, जैसे ये बैंगन के बीज मैंने, ये अभी मैंने सुखा लिए इसको करीब करीब। ये गिलकी के झाड़ पे ऐसे ही लटकते रहते थे, पहले खेत में गिर जाते थे, और मैंने इनको 1 साल 6 महीने पहले टेस्टिंग भी कर लिया था। यही जो गिलकी का जो 6,000 रुपए किलो का बीज था, अभी मैंने जब वापस इसको बीज निकाल के और फिर इसको मैंने वापस निकाला, तो उससे बेटर निकला साहब। जो 7,000 रुपए किलो का बीज आया था, उससे बेटर निकला, मतलब उससे अच्छी क्वालिटी की गिलकी निकली, उससे अच्छी क्वालिटी का बैंगन निकला। और इसी तरह से मैंने पूरा का पूरा ये जो मेरा जो 2-2.5 एकड़ का जो फार्म है, तो कोशिश करी मैंने कि मैं यहाँ सारे बीज लगाऊं। अब मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन कुछ युवा लोगों को, छोरों को बुला के उनको, अब ये जैसे ये लौकी है, अब ये लौकी के बीज के लिए तैयार है ये लौकी। अब ये कितनी, मतलब जो है इनमें एक एक में से 500-500 ग्राम निकल जाएगी, यानी कि कितना महंगा बीज मैंने लाके मैं दुकान पे बेचता। अब मैंने क्या किया कि जितने भी मैं लोकल बीज जो है यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इनको 10-10 रुपए की एक पूड़ी होकर, क्योंकि इनको मैं वो तो नहीं बना सकता हूँ, क्या नाम से उस पे पेपर या रेपर, उसको ट्रेन नाम से तो नहीं बेच सकता हूँ, उसके लिए मेरे को कंपनी बनानी पड़ेगी। लेकिन मैंने ये देसी रूप में, जैसे टमाटर है, इसी तरह से मैं 10-10 रुपए की पुड़िया बना के जो है, बिल्कुल पैसे इनके लूंगा, कोई फ्री में नहीं दे रहा हूँ, तो वो भी मैं बीज बेचता था। इसी तरह से मैंने यहाँ पे पूरा ये बीज का काम चालू कर दिया। बीज का मतलब वो, मतलब उस टाइम से बीज का काम नहीं है, बिल्कुल देसी एकदम बिल्कुल। और जो मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, गांव वाले आते हैं, उनको दिखाना चालू कर दिया कि देखो भाई, जो बीज आप बेच रहे खेत में लगाते हो, जरूरी नहीं कि वो बीज बहुत बड़ी कोई कंपनी में बहुत बड़ा उसमें कुछ डल के आ रहा हो। तुम्हारे खेत का बीज है, तुम्हारा ही खेत में घूम फिर के कंपनी में जाके सील ठप्पा लग के और वापस आ जा रहा है। तो इसी तरह से जो है वो खाली एक फॉर्मेलिटी है ये कंपनी वालों की। तो मैंने तो कुछ चालू तो करा है। वो सारा सारा रामनारायण जी आप कह रहे हैं वो बात सही है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। स्थिति मेरे को एक किसी अगले व्यक्ति ने बताया, चंडीगढ़ हम्म, के आसपास के किसानों ने डायरेक्ट हाँ कंज्यूमर को सब्जी बेचनी शुरू की। तो ठीक है। मार्केट वाले लोगों ने है जो उसकी सब्जी के 10% पे बेचनी शुरू कर दी, यानी 1 रुपये का भाव है तो 10 पैसे में देने लग गए। महीना जी भर जी। बेचा, किसानों को वापस लौटना पड़ा। हाँ जी। कंज्यूमर जो है ना, इट्स सेल्फ कंज्यूमर जो मतलब पहली बात तो हमारे किसान नहीं सुनता खुद, उसके बाद में हम्म। कंज्यूमर ट्रेंड नहीं है, कंज्यूमर को पता ही नहीं रहता है कि वो कौन सी चीज क्या है, उनको अपना बस वो, इस इंडिया की जो कल्चर बनी है ना, वो हम्म। एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नहीं बनी, और हाँ। हम यूनाइट नहीं है। जैसे दया साहब की पीड़ा को यदि हम देखें ना, कि इनके अंदर एक दर्द है कि भाई हम इस बात को करें, हम्म। लोगों को लाएं। अब मैं नागौर का हूं तो मुझे भी आह्वान किया कि भाई आप ऐसा करो वो करो, लेकिन जब हाँ मैं मार्केट में उतरता हूं तो लोग उस तरफ जाते ही नहीं, शॉर्टकट मारते हैं, 2 रुपए कहीं से आ जाए। कुछ यूथ का तो अब बुरा ही हाल है, नशे वशे में इधर उधर लिप्त होकर के पता नहीं कौन कौन सी नौकरियां ढूंढता घूम रहा है, तो नौकरी कहीं भी नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर इतना, जब दुनिया के लोगों की नजर एग्रीकल्चर पे है, खैर हमारे बच्चों की नजर किसी और जगह है, फार्मर कम्युनिटी की, तो ये सारी स्थितियां हैं हमारे सामने। अब इसको हम ज्ञान बांट के भी नहीं हल कर पा रहे हैं, संग
मायने रखती है। तो एक सेशन और लोगों ने काफी कहा साहब कि आप ट्रेन में रहेंगे डिस्टर्ब होगा, तो इस बार मैंने इसलिए बहुत लिमिटेड लोगों को किया। 2-4 को मैं ये चाह रहा था कि हम ग्रुप के वाइज करके शपथ के रूप में उनको कह करके गाँव में भेजें कि भाई अब ये मीटिंग सबको पता है, ये ज्ञान तो है सबके पास है कि ये क्या है, लेकिन वर्क के अंदर एक ऐसी यूनिट बनाएंगे अब के जब भी हम यूनिट लें कि जो भी हो आओ और देखो और वहां जाकर के शुरू करो। जैसे यशपाल जी कह रहे हैं गांव में, तो हमें इनकी फॉलो अप करना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमें भी दो, हमारा भी कुछ इनपुट हो तो ले लो, आप रहो अपना काम करो। इसमें जैसे धर्मेंद्र जी जैसे वीरेश जी जैसे आप कर रहे हो, मनाराम जी अपनी जगह एनएससी पे सब वर्कर हैं, राम प्रसाद जी भी अपनी जगह काम, सब लोग अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन इंटरलिंक नहीं हो पा रहा मैटर। और मैटर इंटरलिंक नहीं होने के कारण से क्या है कि बात अच्छा ऐसा हमारे बीच में कोई टांग खिंचाई नहीं है। मैं दया साहब का विरोध नहीं करता, ये मेरा नहीं करते, लेकिन हम बहुत सीमित हैं। और जो लोग हैं ना वो दूर से, उन लोगों के अंदर इन्होंने इस तरह से पैंतराबाजी खड़ी कर दी। अब मैं कई बार इनकी मीटिंगें देखता हूँ, उनको सोशल मीडिया पे मिल जाती है। हमारे राजस्थान के किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, 2014 मैंने चुनाव लड़ा, ये भी थे, कलेक्टर है, किसान पुत्र है, सारा कुछ है। अब मैं इनके वीडियो सुनता हूँ या इनके सुनता हूँ, हमारा कृषि मंत्री जो इंडिया का है वो राजस्थान का है, राज्य मंत्री, वो तो मध्य प्रदेश वाला है लेकिन राज्य मंत्री है। उनको मैं संसद की एक एक लाइन सुनता हूँ, मैं इनको गर्दन हिलाते 6 पॉइंट इन्होंने कृषि मंत्री ने दिए थे। वो मैं कल 22 तारीख की मेरी मीटिंग है, वहां मैं जा रहा हूँ जिन दिनों, वहाँ काफी लोग मिलेंगे, उनके बीच में मैं 6 बिंदुओं को रखूंगा। फैक्ट ये है कि हमारे लोगों में वो भाव ही नहीं है। आप धनखड़ साहब को उठा लो, वो इससे बड़ा तो पद क्या हो। ऐसा यूनिट खड़ी कर दी, बराबर हमारे लोगों को किसानों के 2 भाग करके हमारे बराबर में खड़े कर दिए, और वो लोग इस तरह से फाइट पे उतरने लग गए। अब इसमें मैं तो बड़ा बहुत निजी वे में छोटा सा ही 10-20 तो लाइक माइंड लोगों को ही लिंक भेजता हूँ, बाकी भेजूं ही नहीं। डिस्टर्ब होने लग गया था कई बार, तो नंगी फोटोएं ऐसे आने लगी तो मैं चुप हो लिया। अब इतना बड़ा वॉच एंड वार्ड है इनका, डिजिटली कंट्रोल, डिजिटली सर्विलेंस है पूरा, कौन व्यक्ति मिला, कैसे मिला, कितना है। इस तंत्र के अंदर हम इस भोले किसान को हम जगा ही नहीं सकते। हम बार बार यही कहते हैं हमें जगाना चाहिए, जगाएं क्या, जगाने के पहले तो दुष्प्रचारक आ जाते हैं, वो ऐसा दुष्प्रचार कर देते हैं कि हमारे बड़े चक्कर में ही आ जाते हैं। अच्छा, हमें ऐसी आदत भी नहीं कि बिल्कुल घटिया बात करें, उनको ऐसे बेवकूफ बात करने की हम करें तो ठीक भी नहीं लगता। मोरली हम इतने साउंड हैं कि हम कह नहीं सकते वो लूज बात को। जब मैं इनको देखता हूँ ना, आंधी टाइप लगती है मुझे। पहले के आज से किसानों की जो हड़ताल, आज से 3-4 साल 5 साल पहले जो हमारे अंदर था ना, ऐसा कोई दुष्प्रचार नहीं था। अब तो गांव वाइज दुष्प्रचार है। आप कोई मीटिंग बुला लो किसान के नाम से, तुरंत 2 आ जाएंगे और तुरंत उसका एंटी काउंट कर देंगे। ये परिस्थिति भी आपके सामने है। उधर अमेरिका कह रहा मेरा मक्कल है, कोई पेंटल कह रहा मेरा डीएमएस ससुंद है। सब ने इस पे ऊपर नजर गाड़ दी है खेती पे, इतनी खतरनाक नजर। पवार साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अंदर से काम करने की टाइम आ गया है। बताओ, आप खुले में तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतना टाइम खराब कर दिया है। तो अब स्टेशन अब है, कोई जैसे 5 मिनट आप अपनी बात को कोई कहना चाहे तो जैसे जैसे साहब अभी मध्य प्रदेश से भी मैं बात करूं तो जैसे मैं तो आता ही हूँ, मैंने आज स्पेशल हमारे जो है केदार सिरोही को स्पेशल फोन करके बोला और लिंक भेजी और नीचे लिखा भी है कि आप कहीं भी काम छोड़ के 100 मिनट आज हमको दीजिए, क्योंकि आप बहुत जानकार हैं, आप विदेश में भी रह चुके हैं, आप पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, आप जानकार हमसे कई गुना है, आपके पास रणनीति का बहुत कुछ है। लेकिन देखो आपने भी कई बार बोला होगा, आज भी मैंने बोला तो हाँ तो कर ली, बिल्कुल जरूर आऊंगा, लेकिन अभी तक अते पते नहीं उनके है। तो ये बड़ी विडंबना है कि जिनके पास ज्ञान है, जो कर सकते हैं, वो आ नहीं रहे। विडंबना नहीं, दहशत खड़ी करी है। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो है ना, ये अंदर ही अंदर इन्होंने इस तरह से माहौल खड़ा कर दिया कि आदमी, सीधा आदमी उस बात को ही नहीं कह पाता। कहेगा तो उसको शिकंजा कस लेंगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं।
बिल्कुल सही। और प्रॉब्लम गांव का सही है। किसान है नहीं, इतना भोला भी है। और पता नहीं, जैसा अभी हमारी लाइन में एक झोला छाप डॉक्टर जिनको बोलते हैं, हमारी कंपनी वाले बढ़िया सूट बूट लगा के, टाई लगा के, आइडेंटिटी लगा के और झोला बैग सूटकेस लगा के लैपटॉप लेके खेत में पहुंच गया, उसको एबीसीडी भी नहीं मालूम है सर। दैया साहब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इस चीज को। लेकिन किसान इतना अभिभूत हो जाता हो, मेरे खेत पे कोई साहब आए हैं, कोई मतलब जो है साइंटिस्ट लोग आए हैं, उसने एबीसीडी कुछ भी लिख दी और बस उसने भेज दिया, तो बस वो उसी के पीछे पड़ जाएंगे। नहीं साहब, मेरे यहाँ तो कोई दिल्ली से बाहर से कुछ लोग आए थे, मेरे खेत का मुआयना भी किया और बढ़िया उसको चाय पानी नाश्ता उसको कर कुरा के उसको भेजा, और बस उसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे। वही चीज यदि हम चाहे तो वही चीज हम जो गांव में भी कर सकते हैं। और मैंने तो कोशिश करी, मैं तो जहाँ भी उठते बैठते सोते, यहाँ तक कि कोई किसी अंतिम संस्कार में जाता हूँ तो ये दुकान चालू कर देता हूँ, वहाँ भी 4 लोग बैठते हैं। मेरे को लोग हुटिंग करते हैं, यार यहाँ तो तुम दूसरी बात, मैं क्यों करूँ दूसरी बात, मैं मेरा किसान की बात, किसान हितों की बात और इसे करना चाहिए। और मैंने तो चालू कर दिया। हो सकता है इसका समय लगे, एक 350-400 लोगों का ग्रुप भी बनाया मैंने, आसपास के हर गांव से 3-3 4-4 प्रतिष्ठित किसानों को लिए मैंने। उसके अंदर सब लोग हैं, सब मतलब ये मान के चलो कि डीडीए विभाग पूरा, कृषि विभाग पूरा, उद्यानिकी विभाग पूरा, साइंटिस्ट मतलब कृषि विज्ञान और केंद्र पूरा। मैं आपको बताऊं कि ये दर्द कोई अपने जो लोग हैं ना यूनिवर्सिटीज वगैरह में, उनके दर्द है। जैसे दया साहब बिल्कुल बात, दर्द उनके है, दर्द है। जब मैं बहुत दर्द है, अंदर से बहुत उभर रहे हैं, ऑफ द मीटिंग बात करता हूँ तो वो कहते हैं, लेकिन उनको आने ही नहीं दे रहे हैं। बोलो आप, आने नहीं देते मुझे। इतना मतलब पहले मैं मीटिंगें लेता था तो मैं हिसार यूनिवर्सिटी का, जयपुर का, 5-4 यूनिवर्सिटियों को, उधर साउथ की मैंने वो देबल देव जी, दूर से कईयों में के प्रोफेसर, पंजाब यूनिवर्सिटी के सुच्चा सिंह जी वगैरह सब आते थे। और मैं किसी न किसी टॉपिक पे बहुत अच्छा ज्ञान लेता था, लोगों को बताता था, रिकॉर्ड करता था, लोगों तक भेजता था, देखो ये इन्होंने ये कहा। ये जो यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन जो है ना, जो किसान के राइट का, वो मेरे को सुच्चा सिंह जी ने बताया था, 2018 में बताया कि देखो आप ये संघर्ष कर रहे हो लेकिन इसको पढ़ो। वो पढ़ा तो मेरे को बड़ा लगा। मैंने यूपी में बागपत में जाके मीटिंग लेनी पड़ी। मैंने कहा यार ये डॉक्यूमेंट तो बहुत गजब का, सारी मांग किसान की पूरी हो रही है। एक्सेस टू बैंक, एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू लैंड, एक्सेस टू रेजिडेंस, उसमें 28 धाराएं हैं। उन्होंने इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, बहुत टंका है। राइट टू पीसेंट एंड अदर पर्सन ऑफ विलेज, लेकिन उसको मैंने बहुत सारी कॉपियां बना रखी है, कई जगह बांटी है। लेकिन स्थिति ये है कि यार पकड़ में ही नहीं आ रही कोई बात। अच्छा, इंडिया गवर्नमेंट का देखो, वहां साइन करके आ गई उस डॉक्यूमेंट पे, उनके उस डॉक्यूमेंट पे साइन करके, लेकिन संसद में रेटिफाई नहीं कर रही है। इस मुद्दे को जब मैंने एक जगह किसानों की यूनियन में उठाया, मैंने कहा यार इस पे दबाव डालो, इस डॉक्यूमेंट को ही रेटिफाई करा दो। कोई करने, मतलब कुछ करने को ही तैयार नहीं होता, छुप के साइड में हो जाते हैं। ये बड़े बेटे हैं ना, उपराष्ट्रपति है ना अपने पास में, तो राज्यसभा से ही रेटिफाई करा दो इस डॉक्यूमेंट को। उसको डॉक्यूमेंट को आप पढ़ोगे तो उसमें सारी बात लिखी हुई है। सोचा सिंह जी ने बताया मुझे, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने, कि मैं अभी वो 2018 की मीटिंग थी मेरी, उन्होंने कहा अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ो, सारे राइट्स दिए फार्मर को, बीज का दिया, राइट टू सीड। मतलब क्या है इसका? राइट टू सीड का कोई मतलब होना चाहिए ना। राइट का मतलब क्या होता है? राइट टू वाटर, राइट टू लैंड, सब दिए। अधिकारों के ढेर बड़े पड़े हैं उसमें अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट, लेकिन नहीं। हाँ सर, कर दीजिए। ट्रेन रवाना होने के बाद में फिर डिस्टर्बेंस होगा, 5 मिनट आप बोल दीजिए और ये सम अप कर दीजिए। अब देखिए, जो आप कह रहे हो ना कि भी पॉलिटिशियन है ये वो, इनको तो सिर्फ पार्टी लाइन से हटके कोई बोल नहीं सकता। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में है, उसको इतना फिर साइकोसिस कर दिया है कि भी ये बोल दिया तेरा ये हो जाएगा, और वो डरता है, और उन अपने भी बच्चे ध्यान आ जाते हैं, वो चुप बैठ जाता है। अभी मैं आपको एक और छोटा सा बताता हूँ। आप कोई ग्रुप मुझे दे दो 5-6 फार्मर का, काला गेहूं, नीला गेहूं, सोना मोती, बगैर छिलके का जौ, इनके चारों का कॉम्बिनेशन बना के आप मल्टीग्रेन का दलियार बिस्किट बना के बेचो, दुनिया खाएगी। शहर वाले खाएंगे, और आप इसको 200 रुपए किलो दोगे तो भी बिकेगा। ये सीड मैं दूंगा, प्रोडक्शन में करवाऊंगा, आप आदमी तैयार करो जो बिस्किट बना ले, ग्रुप पर बेच ले। और आम प्रोसेस है। मैं भी रोहतक में रहता हूँ, मैंने 4-5 लड़कों को कहा है कि भी रोहतक में बिस्किट बनाने वाले बहुत बैठे हैं, बैठियां छोटी छोटी, उनको पकड़ो, ये बनाओ और ये बेचो। मेरे पास है ये चीज, मैं दूंगा, मार्केट रेट पे दूंगा। काला गेहूं बिकता है 60 रुपए किलो, सोना मोती बिकता है 80 रुपए किलो, अनलेस जौ बिकता है 50 रुपए किलो। नीले गेहूं का तो कोई भाव नहीं है, 100 रुपए किलो। जब ये बिस्किट बनाओगे, इस पर लिख दो
कि ये प्रोटीन इतना आयरन इतना जिंक कर ये यूनिवर्सिटी स्कूल में अचानक खड़े हो गए, रेडी ला खड़े हो जाओ, ये बिस्किट वाली कंपनियां फेल हो जाएंगी 2 साल में। लाओ आदमी आप करो तैयार। मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है तो साहब, मैं एक्सीडेंट होगा गड्ढम होगा, मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता। चलो ठीक है सर, आप जोश दिला रहे हैं। अब मेरे पास में तो पवार साहब के वहाँ हम मीटिंग करेंगे इसी लाइन ऑफ एक्शन पे कि कुछ एक्शन हो। और बाकी एमपी में भी रामनारायण जी को भी हमने डाल रखा है कि भाई कभी न कभी ये सोशल एक्टिविस्ट हैं अच्छे से, तो मध्य प्रदेश हो जाए और इधर यूपी का कुछ पार्ट हो जाए, और फिर राजस्थान में भी हम एक कोशिश करेंगे कि आपके बीकानेर क्षेत्र में आपका फार्म हाउस भी है, एक बार जैसे बात हुई तो वहीं कहीं आसपास या गंगानगर और इधर कहीं लेकर के, और कुछ ऐसे जो वैज्ञानिक रिटायर्ड हैं या जो लोग हैं उनसे एक बार एक ग्रुप बड़ा सा बना करके बीज के ऊपर हम पूरा एक 3 दिन का, जिसमें क्या 2 नाइट हो जाए, दिन 3 हो गए, एक आने का इस तरीके से कोई पकड़ो तो एक रोल मॉडल की तरह, सैंपल की तरह कोई काम करेंगे। हाँ पवार साहब कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कह दे फिर आगे। साहब सितंबर अक्टूबर में करते हैं, और आप हताश ना हो, पूरे के पूरा जो विस्फोट है ना लोगों के अंदर वो पनप रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी कोई कंपनी दुनिया में नहीं थी, 85 साल में उसका भी बैंड बज गया था। आप चिंता ना करो, अब ये बिल्कुल होने वाला विस्फोट, और कृषि पर विस्फोट होगा, भयंकर विस्फोट होगा, और कोई सामने ना रह पाएगा। उपराष्ट्रपति ये फती फुती जितने हैं सारे के सारे, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये जनता है भारत की, ये तैयार हो रही, और जहां पेट पे मामला आ रहा तो पेट पे लात लग रही है। पेट पे लात मारने वाला कभी सरवाइव कर ही नहीं सकता, किसी के भी पेट पे कोई लात मार रह ही नहीं सकता, ये तय है। बस यही कहना था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और कोई साथी जुड़ा हो तो मेरे लिस्ट में, मेरे पास में सुवालाल जी जुड़े हुए हैं। सुवालाल जी कोई अपनी बात को रखो, आप नॉर्थ ईस्ट के हिस्से से जुड़े हुए हैं, वहाँ के किसानों की व्यथा कथा सुना दो, या तो या जो टॉपिक चला इस पे कि सुवालाल जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। देखिए नॉर्थ ईस्ट में उस तरीके से तो किसान नहीं है जैसे अपने क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पर किसान है वो कोई एक क्रॉप का ही मतलब फार्मिंग नहीं करता है। यहाँ किसान मछली भी पालेगा और भी चीजें करते हैं। तो ये यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में जो है प्रॉब्लम वो है सॉइल की क्वालिटी कम हो रही है। जैसे आसाम में जो कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो लगभग बंद हो गया है आसाम में, क्योंकि मिट्टी का जो सॉइल है क्वालिटी वो खराब हो गई। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम में जो किसान है वो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, खासकर मणिपुर में और आसाम में तो क्लियर है, और त्रिपुरा में भी करते हैं। बाकी अदर स्टेट में ऐसा नहीं है, पूरा नेचुरल फार्मिंग होती है, चाहे वो राइस धान की हो या कोई और। आपने जो टॉपिक रखा है सीड का, देखिए सीड उसी तरीके से किसानों के लिए जरूरी है जिस तरीके से लोकतंत्र में जब चुनाव जो होता है, चुनाव लोकतंत्र में जरूरी है, वैसे ही किसानों के लिए सीड का राइट होना जरूरी है। और देखिए जो कंपनियां है वो तो इस बिजनेस कर रही है, कोई सेवा नहीं कर रही है। ये हमें अपने मन से, दिमाग से ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो सीड्स कंपनीज है या कोई फर्टिलाइजर कंपनीज है
पेस्टिसाइड कंपनीज है, कोई भी कंपनी है वो सर्विस नहीं दे रही है किसानों को, सिर्फ वो बिजनेस कर रही है, सर्विस के नाम पर बिजनेस कर रही है। और उनका बिजनेस इसलिए है कि उनके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फंडिंग है, लॉबी है, वो दबाव डालती है और इन कंपनियों को वो करना पड़ता है, एक्शन में करना पड़ता है, मतलब बिजनेस करना पड़ता है। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए तो ये बिजनेस है, सर्विस नहीं है। लेकिन अपने जैसे देश में सीड्स की जो कंपनियां है, उनको इस चीज को समझना चाहिए कि भारत जैसे देश में उनको सर्विस किसानों को देनी चाहिए, न कि बिजनेस से ही करे। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट है भारत में भी, अभी कोई कंपनी सर्विस नहीं दे रही है किसानों को। अगर कोई कंपनी किसानों को सर्विस दे रही है तो मैं मान लूंगा कि सही है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं भी किसान, खेती से, एग्रीकल्चर के लोगों से रात दिन जुड़ा रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है जो अभी आपने एक न्यूज भी बताया था, हालांकि मेरे को पता है वो डॉक्टर रामलाल जाट का, जो आपने ICAR के उनको डायरेक्टर बनाया है। देखिए ऐसा होता है कि ICAR जो है, इनके गवर्नमेंट है जो इनको एजेंडा देती है कि गवर्नमेंट की क्या एजेंडा है, क्या पॉलिसी है, ICAR को पूरा करना है, लागू करना है। और गवर्नमेंट को जो एजेंडा बनता है वो दरअसल कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। और बाकी आप देखोगे कि प्राइवेट लेवल पर ICAR के साइंटिस्ट और कंपनियों के साइंटिस्ट, या जो है कंपनियों को जो फंड देते हैं, वो उनके बीच में बहुत कोलैबोरेशन रहता है। तो सरकार और ये प्राइवेट कंपनियां है, ये जो सरकारी इंस्टीट्यूट और प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो किसी चीज की हो, इनके बीच में कोलैबोरेशन रहता है। और इसी कोलैबोरेशन को रियल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए, आउटकम लेने के लिए ही इस प्रकार के पोस्ट को भरी जाती है। और ये देखिए, ये पोस्ट जो भरी जाती है दरअसल वो इंटरव्यू बेसिस पर भरी जा रही है। मतलब जो अच्छा तरीके से कमिटमेंट देगा, जो डायरेक्टर बन के भाई सरकार को की जो पॉलिसी है, सरकार जो चाहती है उसको पूरा करने के लिए जो जितना अच्छा कमिटमेंट देगा, और जो बोर्ड जो इंटरव्यू लेते हैं वो कितना उसको सही मानते हैं कमिटमेंट को, उसी का ही सिलेक्शन किया जाता है। तो रामलाल जाट जी ने बहुत अच्छा कमिटमेंट दिया है। उन्होंने अपने पहले के वर्क से भी बता दिया है कि भाई वो ऐसा काम कर सकते हैं, करते हैं सरकार की पॉलिसी जो है लागू करने के लिए। तो ये मैं इस चीज को कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चेंज आ जाएगा कि जिस तरीके से मतलब एक पॉपुलैरिटी बनाई जा रही है कि फलाने को डायरेक्टर बना दिया। बहुत पहले भी हुए हैं जाट डायरेक्टर, बहुत और भी हुए हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। ना तो कंपनियां है वो, ना तो वो सर्विस देने वाली है किसानों को, और ना ही कोई सरकार का एजेंडा है वो चेंज होने वाला है। दरअसल ये इंस्टीट्यूट जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब सरकार के ही पार्ट होते हैं, सरकार के ही नीतियों को ही ये लागू करते हैं। तो कोई अब ऐसा तो है नहीं भाई कोई साइंटिस्ट की लॉबी है, ग्रुप है, बॉडी है, वो कुछ अलग करेगी। वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो सब गवर्नमेंट का ही काम करते हैं, गवर्नमेंट के ही प्लान और पॉलिसी को ही एक्शन में लाते हैं। थैंक यू। चलो ठीक है, अब बाकी बात पूरी हो गई। पवार साहब के जोश को लेते हुए, भीम सिंह जी दैया साहब के दर्द को महसूस करते हुए, हम एक अच्छा सा एक बीज के ऊपर एक बहुत बड़ी सेमिनार करेंगे। काफी लोगों को लेक्चर टाइप 20-20, 15-15, 20-22 मिनट दे करके, और उनको टू दी पॉइंट बात को उनसे सुनेंगे कि भाई कैसे क्या हो।
और फिजिकल करेंगे। ये वर्चुअल तो हो ही रही है, वर्चुअल तो हम मिल लेते हैं, कोई जगह चूज करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि खरीफ फसल भी आ रही है। तो आप सभी के जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात किसी के माइंड में हो कोई एक आध मिनट के लिए तो आप कह सकते हैं। बाकी नेट की प्रॉब्लम आ सकती है मेरे साथ भी, क्योंकि स्टेशन से जगह छूटते ही नेट कट जाता है। हाँ दया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बात कहते हैं। मैं ये कह रहा था, जो सुवालाल जी कह रहे हैं ना कि जो भी ऐसी पोस्टों पर सिलेक्शन होता है उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि मल्टीनेशनल कंपनी थ्रू गवर्नमेंट अपना एजेंडा करवाना है। ये सोचने की बात है। मल्टीनेशनल कंपनी पैसे का खेल है। बिल्कुल सारी परिस्थितियां अपने समझी हुई है, अपने कुछ अलग माइंड सेट से बैठ करके पवार साहब वाली बात के ऊपर कायम रहते हुए, क्योंकि कभी न कभी तो ये पेट पे लात मारने वालों का खात्मा होगा, ये बात भी हमें है। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन सर जब तक ये हालात आएंगी ना, किसान गांव भी टूट लेंगे। उस टाइम तक दोबारा उठना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जो 80 करोड़ को मुफ्त अनाज खिला रहे हैं, अरे तुम इसको रोक लो अपने आप ना, सरकार आपको सीधी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ये कंप्लेन चला दो कि 20% एरिया गेहूं उगाई देगा, कम करो दूसरी चीज को। एक कंपेन चला दो, 1-2 सीजन, फार्मर की सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोई एक बनाएंगे बीज के ऊपर, पूरा इसको बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सेमिनार 2 दिन की 3 दिन की रखते हैं। फार्मर्स की अपनी सोसाइटी बनवा दो, अपनी कंपनी, सीड कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बार्टर सिस्टम करवाओ। धन्यवाद। जो भी होगा अपने कहीं न कहीं कोई न कोई करनी ही पड़ेगी, वरना ये खत्म हो रहा है ये मामला पूरा। इतनी लोगों की नजर इस पे लग चुकी है कि सारे मामले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये सब फेल हो रहे हैं सिवाय एग्रीकल्चर के। और एग्रीकल्चर की दूरी सीड है, सीड को अपन नहीं पूरा कर पाते हैं तो कोई इसका रिजल्ट आना नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कहीं न कहीं इसको लें मीटिंग में। थैंक यू ऑल ऑफ यू जुड़ने के लिए। अगले संडे इसी टाइम मिलेंगे। थैंक यू।